ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि कथक क्या है। पूरा लड़की बन जाएगा तू नचनिया, मतलब तुझे लोग बोलेंगे, लोग मुझे सीरियसली लेने लगे। तो इस तरह से फिर मैं आगे बढ़ता गया ताकि मुझे लोगों को अवेयर करना चाहिए। कलाकारों के साथ शोषण हो रहा है। आंखों के सामने से गुजर गया तो थोड़ी बहुत चमक मुझ में भी आ गई। और उसमें मेरा रोल बड़ा अच्छा है, सेंट्रल कॉमेडियन का रोल है मेरा उसमें। वेलकम टू द पॉडकास्टर। हर जुनून का जश्न जुलूस जरूर निकलेगा। आज समंदर से एक कीमती नूर निकलेगा। फिसल कर गिरा अगर साहिल पर तो कम न समझो, अगर वो डूबा है तो बहुत दूर निकलेगा। नमस्कार, मैं सुदर्शन निषाद आपका स्वागत करता हूं द पॉडकास्टर में। एशिया के एकमात्र इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से लोक कला एवं कथक कला में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, बीएसपी द्वारा जो कि भिलाई स्टील प्लांट हमारे छत्तीसगढ़ में ही है उसके द्वारा नाट्य मयूरम की उपाधि से सुशोभित, कला के क्षेत्र में विश्व की अग्रणी संस्था सुर श्रृंगार संसद मुंबई इसके द्वारा सर जी को श्रृंगार मणि का पुरस्कार मिला हुआ है। और छत्तीसगढ़ के बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, मृदुभाषी और सभी मित्रों के दिलों में राज करने वाले छत्तीसगढ़ के उम्दा कथक कलाकार जिनसे मैं आपको मिलाने जा रहा हूं, डॉक्टर चंदन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस पॉडकास्ट में। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में आपकी रुचि किस प्रकार से उत्पन्न हुई सर। धन्यवाद सुदर्शन जी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी टीम पॉडकास्टर का कि इन्होंने मुझे चुना कि मैं अपने अनुभव आप सभी के साथ साझा कर सकूं। रही बात रुचि की, तो ऐसा है कि खैरागढ़ में मेरी मम्मी जी की पोस्टिंग हुई 97 में। तो वो खैरागढ़ का एक माहौल था कि वहाँ पे तो संगीत नगरी के ऐसे भी कहा जाता है। तो हम स्कूल में थे और उस वक्त ऐसा हुआ कि चलो शाम को घूमने चलते हैं। ये तो वहाँ पे मैंने देखा कि लोक नृत्य विभाग में और कथक विभाग में डांस तो मतलब बहुत रुचिकर चीज़ थी शुरू से ही मेरे लिए। तो वहाँ जाके एक सोच मिली कि मुझे भी करना चाहिए। फिर उस दौरान ऐसा हुआ कि फिर रुचि बढ़ी और मैंने ना लोक नृत्य विभाग में मैंने ले लिया। और सौभाग्य से ऐसा हुआ कि जो मेरी गुरु जी हैं प्रोफेसर डॉक्टर मांडवी सिंह जी, उनका सानिध्य मुझे मिला। और इस काम को करने के लिए मुझे जो प्रेरणा मिली वो मेरी माता श्रीमती सुशीला सिंह जी से मिली, जिनका सहयोग आज भी है और भगवान जी की कृपा से हमेशा रहेगा। तो वहाँ जाके एक सोच मिली और मुझे लगा कि इतना सुंदर फॉर्म है। मेरे एक लेक्चर डेमोस्ट्रेशन चल रहा था जिसमें मेरी गुरुजी परफॉर्म कर रही थी। तो उनको देख के लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए और एक मन में कहीं से आ गई। और मैंने फिर ऐसा मुझे पता चला जब मेरे बात शुरू की कि कहाँ से सीखना चाहिए मुझे ये सब चीज़ें। तो मुझे किसी ने बोला कि अब तुम पहले लोक नृत्य सीखो। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं लोक नृत्य विभाग में मैंने डिप्लोमा में भर्ती ले लिया। और उससे क्या हुआ कि जो मेरे अंदर जो डांस का जो मतलब कहना चाहिए एक सोच थी, जैसे मेरे शरीर में रिदम आ गया, मेरे अंग जो है डांस के लिए वो खुलने लगे। तो वो मुझे कथक सीखने के लिए काफ़ी मेरे को सहयोग मिला और इस तरह से मेरे अंदर रुचि आई। और फिर मैंने बाद में मतलब कॉलेज में मैंने मतलब 12th के बाद मैंने कथक में एडमिशन ले लिया। तो आप कौन सी कक्षा से ये प्रारंभ किया आपने? लोक नृत्य तो मैंने 11वीं 12वीं के दौरान कर लिया था, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन में फिर मैंने कथक नृत्य चुना क्योंकि मुझे लगा कि कथक नृत्य एक यूनिवर्सल फॉर्म है। मतलब कथक जो है हमारे उत्तर भारत का इतना यूनिवर्सल फॉर्म है। तो मुझे लगा कि ये करके इस पर मुझे कुछ करने के लिए रास्ता मिलेगा, स्कोप मिलेगा काम करने के लिए। तो वो बहुत मिला और भगवान जी की कृपा से बहुत परफॉर्म करने को भी मिला। और आज भी मैं कथक की मेन स्ट्रीम से जुड़ा हुआ हूँ और उसको लेके काम कर रहा हूँ। जी, तो मैं जानना चाहूँगा और मैं ही नहीं पूरे ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि कथक क्या है। कथक के बारे में सुदर्शन जी मैं ऐसा बोलूं क्योंकि ये बहुत ही सुंदर सवाल है आपका और मैं चाहता हूं कि हमारी जो व्यूवर्स हैं, आपके व्यूवर्स हैं, वो हमें समझे। कथक जो नृत्य है वो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अच्छा। और जिस तरह से कथक जिसे साउंड आता है सुनने में, हमको लगता है कि कथा है ना, ऐसा ना, कथक कथा ऐसा। तो वो कहानी कह के उस पुराने समय में कहानी कह के नृत्य करना, जिसमें कि मैथोलॉजी यानी कि रामायण और महाभारत की कहानियों को, भगवान जी की कहानियों को प्रस्तुत किया जाता था। कालांतर में बहुत चेंज हुआ, परिवर्तन आया, बड़े बड़े गुरुओं ने बहुत चीज़ों का समावेश किया। तो ये सीधी सी बात है, कथा कह के नाचने वाली जो एक शैली थी वो कथक थी, जिसे स्टोरी टेलिंग फॉर्म कहते हैं हम। अंगों से, एक्सप्रेशन से, आपके भावों से और मुद्राओं से कथा कहना, मतलब किसी भी चीज़ को व्यक्त करना। जैसे कि मंच में मटकी नहीं है लेकिन मुद्रा से मटकी बताना। तो इस तरह से आप पूरी कहानी को अपनी मुद्राओं से कह पाना, वो कथक शैली का एक मुख्य मतलब कहना चाहिए अंग है।
सर आपने जो भी कही बहुत ही मज़ेदार ये किस्से हैं। हम जानना चाहेंगे, ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि और आपने कितना संघर्ष किया, क्योंकि जब कोई कला सीखते हैं तो बहुत सारी परेशानी आती है। ये भी आपका ये जो सवाल है मुझे लगता है कि ये बता के मुझे लोगों को अवेयर करना चाहिए। जी। दिक्कतें तो आई, दिक्कतें कैसे आई, जैसे कि घर से सपोर्ट तो बहुत अच्छा था, ये सब दिक्कतें नहीं थी, गुरु अच्छे मिले, ये बहुत अच्छा था, एकेडमिक्स और घर के भी सामंजस्य बहुत अच्छा था। दिक्कत थी बीच में जब मैंने कथक के लिए फॉर्म भरने के लिए गया, जी। जो कि मुझे बीए में कथक में फॉर्म भरना है। तो एक बड़ी एक हंसी मतलब हास्यपूर्ण एक घटना घटी। उनका नाम नहीं बोलूँगा, जो थे बैठे थे वहाँ पे जिन्होंने मुझे फॉर्म दिया और मैंने भरने लगा। तो देखो क्योंकि मुझे जानते थे पहले से, तो कथक करेगा, मतलब जी मैं कथक करना है मुझे, मतलब मुझे बहुत पसंद है कथक। तो हंसने लगे मुझ पे, अबे तू कथक करेगा तो लोग तुझे चिढ़ाएंगे, पूरा लड़की बन जाएगा तू, नचनिया, मतलब तुझे लोग बोलेंगे। बताइए उस विश्वविद्यालय में बैठा हुआ व्यक्ति जो हाँ एक पद पे है वो मुझे ऐसा कहने लगा। कुछ समय के लिए तो मैं एकदम से मुझे भी लगने लगा कि एक होता है ना कि हम एक इंडियन मेंटलिटी से होते हैं, राजपूत परिवार का लड़का हूँ और एक इंडियन मेंटलिटी रहती है कि नहीं यू आर मतलब तुम पुरुष हो, ऐसा मुझे भी लगा ऐसा हो जाएगा क्या, अब क्या किया जाए। मैं तो बीच में फंसा हुआ था क्योंकि घर से ऐसा था कि तुम अगर कर रहे हो एक कला तो अच्छे से करना है, मतलब पीछे नहीं आना है। तो ये भी था, एक घर में एक वादा छूटा हुआ था। फिर भारी मन से वहाँ पे मुझे एक कांटा डाल दिया गया, बहुत भारी मन से मैंने डांस शुरू किया। लेकिन जब मैं डांस शुरू किया तब मुझे पता चला कि ये जो फॉर्म है वो पुरुष प्रधान ही है, मतलब स्त्रियां अट्रैक्ट होती हैं इस पर क्योंकि डांस फॉर्म है। मतलब उसमें कुछ नायिकाओं से जुड़ी चीज़ें होती हैं, सॉफ्ट फॉर्म भी है, एक पक्ष है उसका, जिसकी वजह से लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, लड़के कम जाते हैं। लेकिन ये है पुरुष प्रधान। देखिए आप जितने भी आप कलाकारों का नाम आप सोचेंगे, पंडित बिरजू महाराज जी, उनका पूरा खानदान सबसे पुरुषों के ही उसमें ये सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। ऐसा नहीं है, स्त्रियों ने भी किया है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सितारा देवी जी बड़े बड़े नाम हैं कि उन लोगों ने किया। तो ये दिक्कत आई। दिक्कत आने के बाद क्या हुआ कि वही जो, क्योंकि खैरागढ़ एक बहुत छोटी सी जगह है, तो एक दिक्कत ये भी आई कि वहाँ के जो कुछ लोग थे, जब पता चला कि उस वक्त मैं ही अकेला था कथक में और कोई लड़के नहीं थे, तो एक भी चर्चा का विषय होगा भी ये है ये, तो वहाँ के जो लोकल बंदे थे वो परेशान करते थे मुझे, अरे ये नाचता है, ये है नचैया है, ऐसे हल्का इस तरह के, मतलब बहुत मुझे चिढ़ाने की कोशिश करते थे। तरह तरह के नाम रखे गए मेरे। शुरू में बुरा लगता था, लेकिन एक समय ऐसा है कि मेरी गुरु ने मेरे पर इतना मेहनत किया और मेरी मम्मी का जो इंस्पिरेशन था इतना बड़ा था कि ऐसा मैं सीखता रहा, मेहनत करते रहा। और आप बिलीव करिएगा जो शास्त्रीय नृत्यों की जो मेहनत होती है, जैसे मल्ल या दंगल में जो मेहनत होती है ना, उस तरह की मेहनत करवाई जाती है गुरुओं के थ्रू। हाँ, तो वो होने लगा, फिर ऐसा उभरने लगा। और मेरे नाच में कभी भी उस तरह की खराब चीज़ थी नहीं और गुरुजी ने इतना अच्छा संवारा, मुझे गढ़ा। और मंच पे जब भी कोई प्रोग्राम, ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन कोई एक अच्छा प्रोग्राम हो जिसमें मेरी अच्छी खासी प्रस्तुति थी, उस दिन के बाद से ये चीज़ें ख़त्म तो नहीं हुई, थोड़ी कम होने लगी। लोग मुझे सीरियसली लेने लगे, जो मुझ पर हंसते थे या मुझे तरह तरह के नामों से चिढ़ाते थे, वो सब तो थोड़ा कम हुआ, ख़त्म तो नहीं हुआ था। ऐसे करके करके एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे सीखने के चौथे साल भगवान जी की ऐसी कृपा हुई कि मुझे भारत सरकार, जो आपने मेंशन किया, संस्कृति मंत्रालय की ओर से भारत सरकार, तो मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। वो छत्तीसगढ़ का पहला अवार्ड था उस ज़माने में, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के लिए, मतलब कथक डांस डिपार्टमेंट में पहला पुरस्कार था, मतलब उतने साल की हिस्ट्री में वो पहला पुरस्कार था। तो इस तरह से फिर लोगों के जो खुले थे, अब जो एकदम मुंह पे करते तो आज भी होंगे शायद, पर जो सारी चीज़ें अब दबी हुई आवाज़ों में शुरू हो गई। और जो एकदम मेरे सामने जो मुझे परेशान करते थे, सब शांत, रिस्पेक्ट मिलना भी शुरू हुआ, उन्हीं के द्वारा रिस्पेक्ट मिलना भी शुरू हुआ। इसलिए बोलना चाहिए कि आप जब लोग आपको परेशान करें ना, तो शांत रहिए, आप अपनी मेहनत से और चीज़ों को और भी ज़्यादा खूबसूरत से बना के उनको वैसा जवाब दीजिए। तो भगवान की कृपा से ये मेरे साथ हुआ और मेरा अपना अनुभव है ये। तो इस तरह से फिर मैं आगे बढ़ता गया और आज आपके सामने बैठा हूँ। सर जी, जब हमने आपके विषय में जानकारी एकत्र की जी, तो हमें ये पता चला कि यूजीसी, जो कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, साथ ही साथ सीजीपीएससी, व्यापम और विधानसभा की परीक्षाओं में आपके लिए प्रश्न आ रहे, आपके नाम से प्रश्न आ रहे हैं। हाँ जी, ये आपने बिल्कुल सही सुना है। ये इसको तो मैं ईश्वर की ही कृपा समझूंगा, मेरी माँ का आशीर्वाद, गुरु कृपा, कि पिछले करीब 5-6 सालों से जो यूजीसी जो नेट है, जो राष्ट्रीय स्तर, मतलब मैं अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ ईश्वर की कृपा से, कि यूजीसी नेट जो है वो राष्ट्रीय स्तर का जो एग्जामिनेशन होता है, यानी कि जो पेपर आपका दिल्ली में होगा वही मणिपुर में भी होगा। तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्वेश्चन आंसर में मेरे ऊपर सवाल पूछा गया, मतलब मेरे नाम से कुछ था सीनियरिटी के हिसाब से। कलाकारों को ज़माने में एक भी था कि भारत के नर्तकों को सीनियरिटी के हिसाब से जमाइए, तो मेरे ऊपर क्वेश्चन आंसर उसमें भी पूछा गया। और सीजीपीएससी जो है आपका,
उसमें भी मेरे ऊपर क्वेश्चन आंसर आया है। ये कला को ही लेके, कथक डांस को ही लेके आया है। दूसरा आपका जो व्यापम जो है उस पर भी मेरे ऊपर क्वेश्चन आंसर आया है। और उससे जुड़ी जितनी भी पुस्तकें हैं और ऐसी बड़ी बड़ी जो पब्लिकेशंस है, तो ये ईश्वर की कृपा है कि उसमें मेरे बारे में पूछा गया और मेरे बारे में लिखा गया। क्या बात है सर। मैं जानना चाहूँगा सर कि कला के क्षेत्र में जो कलाकारों के साथ शोषण हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? ये जो आपने जो सवाल किया सुदर्शन जी, ये तो बहुत मतलब बोलना चाहिए कि एक जागृत मुद्दा है। शोषण बहुत तरीक़ों से होता है, शारीरिक कह लीजिए, मानसिक कह लीजिए। कला के क्षेत्र में तो मुझे कभी कभी लगता है कि चोली दामन का साथ है। चाहे आप सिनेमा से जुड़ी चीज़ों पे चले जाएं या हम जैसे शास्त्रीय नर्तक हैं, लोग जो होते हैं कुछ अति महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, मतलब कलाकार जो होते हैं, तो वो किसी भी तरह की सेक्रीफाइस करने की सोचते हैं कि हम शॉर्टकट तरीके से हम अगर ये गलत काम कर लेते हैं, इसके बदले में हमें कोई बहुत बड़ी हाइक मिलेगी, बड़ा परफॉर्मेंस मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ सोचते हैं। बट उस कभी कभी ये शोषण ज़बरदस्ती होता है, कभी कभी वो शोषण स्वेच्छा से होता है ना। शोषण का नाम उसको कब दिया जाता है? जब वो आदमी स्वेच्छा से भी घुसता है और उसका काम नहीं बनता है और वहाँ पे जब दिक्कतें आनी शुरू होती हैं, तो फिर वहाँ पे उसको शोषण का नाम दिया जाता है। तो इस तरह से अपने आप को बचाइए और प्रियोरिटी से काम करिए और मेहनत पे ध्यान दीजिए, तो उससे हम शोषण से बच सकते हैं। और जब भी किसी काम के लिए हमें अगर कोई कंप्रो या किसी भी तरह की चीज़ों के बारे में अगर बोला जाता है, तो उसे हमें ना बोलना आना चाहिए। शॉर्टकट तो है ही नहीं, शॉर्टकट के रास्ते में जाएंगे तो शोषण का शिकार होंगे। ये एक तो इस तरह का शोषण हो गया। दूसरा शोषण है मानदेय को लेके कलाकारों को, कि ज़्यादातर लोग जो हैं अच्छे कलाकार भी चाहते हैं, लेकिन जो अपकमिंग आर्टिस्ट होते हैं उनको पैसे देना नहीं चाहते, फ्री में ही काम करवाते हैं। बड़े कलाकारों को भी कम से कम, जैसे मैं तो स्थापित कलाकार हूँ, मतलब मैं तो सीनियर भी हो चुका हूँ, मुझे भी लोग सोचते हैं कि नहीं फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, तो आप कर लीजिए, कम में करिए। तो भाई दाल रोटी तो सभी को खाना है ना। तो इस तरह से बात होती है। तो इस तरह का शोषण चल रहा है जिसपे हमें कलाकारों को ही एक होके इसके विरुद्ध हमें कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी एक जो सबसे बड़ा शोषण कहूँ ये है कि जैसे हम छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ के कलाकारों को कहीं भी प्रॉपर मौका नहीं मिल रहा है। अब उसका कारण जो भी है, बाहर के जो लोग आ रहे हैं यहाँ खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, बाहर के लोग आते हैं और जॉब भी यहाँ करने लगते हैं। अब सोचिए कि मैं एक कथक की बात करता हूँ, कथक में कोई बंदा एमए कर लिया, नेट पीएचडी सब कर लिया, उसके बाद भी उसको जॉब नहीं मिल रही है। बाहर का बंदा आया, किसी दूसरे स्टेट का बंदा है, छत्तीसगढ़ में आके उस जॉब को ग्रैब कर ले रहा है। और उससे ये ऐसा हो जा रहा है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो बंदे हैं, जो अच्छे कलाकार भी हैं, सिर्फ इसलिए कि वो बेचारे मुखर नहीं हैं, इंट्रोवर्ट किस्म के लोग हैं, जो अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ नहीं पाते। बाहर के लोग बड़े चतुर होते हैं, यहाँ पे आके चालाकी करके उनको सता के उनका हक लेके यहाँ पे नौकरी कर रहा है। और यहाँ के जो कलाकार लोग हैं, जो कला सीखने के बाद में दुकान खोल ले रहा है, कोई सब्जी बेच ले रहा है, कोई मतलब रोजी रोटी तो चलानी है ना। इस तरह से उनकी कला का पतन हो गया। तो इसके लिए हम कलाकारों को, जो छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं, जो छत्तीसगढ़ में सीखे हैं, पैदा हुए हैं, यहाँ की कला को आगे बढ़ाने के लिए मुखर हैं, हमें ही जागरूक होकर उनके खिलाफ काम करना पड़ेगा। और इसके लिए तो मैं छत्तीसगढ़ सरकार को ही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ नियम लागू किए जाए कि छत्तीसगढ़ के निवासी लोगों को ही काम दिया जाए पहले, प्रायोरिटी ना हो तो बात अलग है। हम अभी जाके अगर मैं बंगाल में जाऊँ मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मैं दिल्ली जाऊँ मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे पूछा जाएगा कि आप दिल्ली में कितने साल से रह रहे हैं, बंगाल में आप कितने साल से रह रहे हैं। तो इस तरह की बातें हैं। छत्तीसगढ़ में ये सब पूछा नहीं जाता, बाहर का बंगाली बंद आदमी आके यहाँ पे नौकरी कर रहा है। तो ऐसा नहीं ना, मतलब जो छत्तीसगढ़ के कलाकारों का इस तरह से बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ सरकार से मैं चाहूँगा कि इस जो हमारा एक जो वक्तव्य चल रहा है, ये आप उस तक पहुँचाएं कि छत्तीसगढ़ सरकार इस पर कदम उठाए और हम लाभ जो है हम कलाकारों को, जो छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं, उनको होना चाहिए। बहुत अच्छी आपकी ये राय, आपके जो सुझाव हैं बिल्कुल सरकार तक पहुंचनी चाहिए सर। जी सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके जीवन में, आपकी कला यात्रा के दौरान किन किन पंडितों से, किन गुरुओं से आपको सीखने को मिला? सुदर्शन जी, इस बारे में बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा, क्योंकि इसलिए अपने आपको सौभाग्यशाली बोलूँगा क्योंकि अब जो बच्चे आ रहे हैं शायद उनका साथ उन गुरुओं का नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु वो हैं ही नहीं। ये 2008 से 12 के बीच मुझे ऐसे बड़े बड़े गुरुओं का इन 4 सालों में साथ मिला। जैसे कि आपने फिल्म, आप लोगों ने, मैं व्यूवर्स को भी बोलना चाहूँगा कि मुगले आजम और पाकीजा फिल्म का नाम सुना होगा। उस फिल्म में जिन्होंने मीना कुमारी जी और मधुबाला जी को कोरियोग्राफ किया था, जैसे कि इन्हीं लोगों ने सॉन्ग था प्यार किया तो डरना क्या, चलते चलते, तो इनकी जो कोरियोग्राफर थी पंडित लच्छू महाराज जी की पत्नी श्रीमती रमा देवी लच्छू महाराज जी, उनका सानिध्य मुझे मिला। उनके साथ रहने से क्या हुआ कि मुझे विज़न मिला कि मैं उस ज़माने की कोरियोग्राफी को और डांस के, कथक में, मतलब उस ज़माने की फिल्मों की कोरियोग्राफी में जो प्योरिटी थी डांस की, वो समझने का मुझे मौका मिला उनसे। उसके बाद उसी दौरान एक जो बोलते हैं जिनके लिए लोग ललायित रहते हैं, जिनसे सीखने के लिए या जिनको सिर्फ उनके एक दर्शन मात्र पाने के लिए, उनके चरण छूने के लिए, पंडित बिरजू महाराज जी।
तो मैं गोवा में एक जगह काम कर रहा था, तो वहाँ उनका वर्कशॉप हुआ, उसका कोऑर्डिनेटर मैं था, और महाराज जी के साथ एकदम इतने करीबी से मुझे रहना, 1 महीने के लिए मुझे मिला रहने को उनके साथ, और उसके बाद फिर बार बार कनेक्शन उनसे होता रहा। तो मुझे लगता है कि ये सब उनके, इन सब बड़े गुरुओं का आशीर्वाद है कि उनके आंखों के सामने से गुजर गया तो थोड़ी बहुत चमक मुझ में भी आ गई। इसी दौरान द कथक क्वीन सितारा देवी जी, जो सुर सिंगार संसद के बारे में आपने मेंशन किया, सिंगारमणि के बारे में, उनके हाथ से मुझे मिला। सितारा देवी जी महिलाओं में सबसे अग्रणी कथक नर्तकी रही हैं, जिनके कारण महिलाओं को कथक के क्षेत्र में आने को मिला। तो इतनी बड़ी कलाकार पंडित बिरजू महाराज जी, रमा देवी लच्छू महाराज जी और सितारा देवी जी, उनके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे कलाकार जिनसे मुझे मिलने का मौका मिला। यानी कि सोचिए कि पाकिज़ा और मुग़ल आज़म एक कोरियोग्राफर, उनके साथ रहना, मतलब आज कोई सोच नहीं सकता। जब उनकी मृत्यु हुई तो ही वो करीब 95-96 साल की थी जब उनकी मृत्यु हुई, और जिस वक्त मैं मिला था उस वक्त उनकी उम्र थी करीब 90 के आसपास थी वो, और इतनी स्वस्थ थी, इतनी खूबसूरत थी वो, कि उन्होंने एक एक चीज़ बारीकी से मुझे बताया कि मधुबाला कैसे डांस करती थी। तब मुझे पता चला कि अगर आप लोग मुग़ल आज़म फिल्म देखेंगे तो जो प्यार किया तो डरना क्या जो गाना है, उस दौरान मधुबाला एक चक्कर लेती है एक्चुअली। तब मुझे पता चला कि वो डबल बॉडी में मधुबाला जी नहीं थी, कोई महाराज जी, पंडित लच्छू महाराज जी के शागिर्द थे, जो कानपुर से जो बंदा था, जिसकी कद काठी मधुबाला की जैसी थी, तो वो डबल बॉडी राउंड लेता था, क्योंकि मधुबाला जी और मीना कुमारी जी लोगों को उस वक्त उतने लेवल पे डांस नहीं आता था, क्योंकि फिल्मों में उतना डांस चलता नहीं था। तो कथक जैसे नृत्य को सीखना और उसको वैसा प्रेजेंट करना, तो उसके लिए उन्होंने जो क्या क्या जो सीक्रेट्स बताया मुझे पाकिज़ा और मुग़ल आज़म में क्या क्या हुआ, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य और सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे गुरुओं का भी सानिध्य मुझे अपनी कला यात्रा के दौरान मिला। सर हमें ये बताएं कि कला के क्षेत्र में आपका नाम तो बहुत हमने जाना है, सुना है, अभिनय के क्षेत्र में तो नृत्य कला तो हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, अभिनय के क्षेत्र में कुछ बताइए सर। जी सुदर्शन जी, ये भी मैं बोलूँगा यही कि जब ईश्वर की कृपा होती है तो सारे रास्ते आपको मिलते जाते हैं। और ऐसा हुआ कि वही डांस सीखने के दौरान ही जब भी मेरे परफॉर्मेंसेस होते रहते थे, तो कई, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हैं या बाहर के, मेरे इस प्रोग्राम में कभी कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर आते ही रहते थे। ऐसे ही मुझे एक मौका मिला, श्री प्रेम चंद्राकर जी, द छत्तीसगढ़ के शोमैन कहते हैं जिन्हें। तो पहला मौका मुझे सबसे पहले एक उस समय में सिनेमास्कोपिक बोला जाता था, जो आपको ध्यान होगा 90s में जो मूवीज़ आती थी वो टीवी स्क्रीन पे कुछ ऐसे पट्टे जैसे आती थी इस बीच पे, उसको मतलब वो उसको बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो उस तरह से उन्होंने एकदम क्लास को लेकर और गानों पे भी बहुत प्रयोग करके उन्होंने एक एल्बम शुरू किया था, काते जादू करे करके। तो वहाँ से मुझे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में मुझे मौका मिला, और जिसके थ्रू मैं मेरे एल्बम का सिलसिला शुरू हुआ। तो उससे बहुत गाने किए, और बहुत गाने उस ज़माने में जब सोशल मीडिया नहीं था तो बहुत वायरल हुए, जिसमें से तुलका हो गए नहीं चिन्हे जवारा मुझ पे फिल्म आया गया, हल्लू हल्लू तेहाँ से, फिर गोरी हो गई दीवाना, ये भी आया। उसके बाद फिल्मों में भी सुन सुन मैया के धुन एक फिल्म रिलीज, हालांकि फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया कई कारणों से, बट उसमें मेरा रोल बड़ा अच्छा है, सेंट्रल कॉमेडियन का रोल है मेरा उस पर, तो वो करने का मौका मिला। फिर कहीं अगर बॉलीवुड की उसमें बोला जाए तो मुझे सावधान इंडिया जो सीरियल है उसमें एक अच्छा रोल मिला मुझे, कुछ साल पहले मैंने वो किया था। उसके बाद बेनाम बादशाह जो यहाँ की मूवी है उस पर भी मुझे एक कैमियो रोल करने का मौका मिला। तो जो छत्तीसगढ़ी जो म्यूज़िक एल्बम पे है उसमें मेरा काफ़ी अच्छा काम रहा है, इस पर करने को मिला। कुछ फिल्मों में भी कुछ अच्छे रोल, छोटे मोटे रोल भी ऐसा रहा। तो एक अभिनय करना और जो सिनेमा है मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, तो इस तरह से सिनेमा से भी जुड़ने का मौका मिला और फिल्मों से भी जुड़ने का मिला। तो इस तरह से एक छोटा सा काम मेरा उस पर भी है, दखल मेरी कहिए कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा और जैसे और बॉलीवुड के सीरियल, यानी कि मुंबई की कुछ सीरियल्स में भी मैं हूँ, और कुछ के लिए भी बातें चल भी रही हैं कि अब देखिए कब तक फाइनलाइज होती हैं चीज़ें। अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर ये जानकर कि आप अभिनय क्षेत्र में भी बहुत आपका नाम है जी। सर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमें अगर जीवन में सफल होना है, किसी व्यक्ति को, इंसान को अगर जीवन में सफल होना है तो सफलता के क्या सूत्र हैं? देखिए मुझे लगता है कि सफलता का कोई बहुत बड़ा मंत्रा नहीं होता है, बस अगर आप टारगेटेड हैं, फोकस्ड हैं किसी चीज़ को लेके कि मुझे यही करना है, और एकदम संकल्पशील हो जाइए, किसी भी चीज़ को लेके आप संकल्पित हो जाइए, तो मुझे लगता है कि सफलता ज़रूर उसमें मिलेगी। हालांकि मुझे लगता है कि मैं बहुत सफल नहीं हूँ पर फिर भी ऐसा नहीं है सर, हम जानते हैं नहीं, और पूरा देश दुनिया सब जानेगी। तो वो तो खैर कला के क्षेत्र की बात है, और भी लाइफ के और ज़िंदगी के बहुत पहलू होते हैं। तो वही है, टारगेटेड रहिए और उस टारगेट को लेके उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत करिए, तो ज़रूर मुझे लगता है आप सफलता के पैदान पे ज़रूर पहुंचेंगे। जी, मतलब आपने ये कहा कि फोकस्ड रहना ज़रूरी है और कंटिन्यू मेहनत करना बहुत ज़रूरी, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी, मेहनत करना। बिल्कुल सर। जी सर, आपसे एक सवाल मेरा ये था, जी, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है। जी बोले। आप इतने हंसमुख हैं, मुखर हैं जी, और
ऊपर वाले की कृपा से हेल्दी हैं, तो क्या आपकी दिनचर्या है, राज क्या है सर? दिनचर्या का राज फिर से बोलूँगा कि ये इसके पीछे मेरी मम्मी का हाथ है। ये जो हंसमुखपना जो मिला है ना, ये जिसको हंसमुख कह रहे हैं आप, जी। ज़िंदगी के सारे टंटों को लाइटली लेना, ये मम्मी से ही मुझे मिला है। मैं ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें हैं, मेरी कुछ पर्सनल दिक्कतें भी हैं, करियर को लेके भी दिक्कतें हैं, लाइफ को लेके भी दिक्कतें हैं, लेकिन मेरी जो मम्मी हैं श्रीमती सुशीला सिंह जी, वो मुझे ऐसे इंस्पायर करती है कि लाइफ को कभी भी लेंदी मत लो। दिक्कतें आपकी यहाँ पे हैं, अगर दिक्कतें यहाँ पे हैं तो दिक्कतें यहाँ पे रहने वाली हैं। तो आपकी दिक्कत, अगर आप उदास हो जाओगे तो भी दिक्कत आपके साथ रहेगी, खुश रहोगे तब भी दिक्कत आपके साथ रहेगी। तो चॉइस आपकी है कि आप खुश रह के आगे बढ़ना चाहते हैं या रो के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेरी मम्मी मुझे इंस्पायर करती हैं कि मैं हंस के और हंसमुख रह के, और बाकी सब ईश्वर की कृपा है, और ऐसे प्यारे दोस्त हैं मेरे कुछ। मैं ब्लेस्ड हूँ अपने दोस्तों से कि वो लोग मुझे बहुत खुश रखते हैं, बस हंसने के काबिल बस रखा है, तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, बस यही राज है। और सही खान पान, मतलब खान पान को लेकर, जैसे मैं फूडी भी बहुत हूँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ, लेकिन मैं ही बहुत सही खान पान नहीं करता हूँ, बट मुझे लगता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा खान पान पे ध्यान दें, सही चीज़ें खाएं, फ्रूट्स खाएं, और वर्जिश करें, जो कि मैं नहीं करता हूँ, लेकिन करना चाहिए, इससे आप जरूर फिट रहेंगे। फिर भी आपके चेहरे में इतना नूर है, इतनी चमक है। ये तो अच्छी जीन्स है, ये तो माता पिता से मिला हुआ जीन्स है, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो माता पिता से जो मुझे जीन्स मिला है, वो अच्छी जीन्स, गुड जीन्स, तो ग्लो करता है। जी जी जी। जी सर, एक अंतिम प्रश्न था जी कि छत्तीसगढ़ के जी या पूरे भारत के युवाओं को अगर वो कला के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो क्या विज़न लेके चलें और उनको क्या करना चाहिए, क्या संदेश है आपके द्वारा? ये अब तक के आपके क्वेश्चन में सबसे बढ़िया क्वेश्चन था। तो मैं जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, या जो अभी भी जो मेरा ये मैसेज सुन रहे होंगे आपके पॉडकास्ट के थ्रू, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि जो युवा, जैसे जो स्कूलिंग करके अभी कला के क्षेत्र में जाना चाहते होंगे, किसी भी क्षेत्र में कला के, चाहे संगीत, नृत्य, पेंटिंग, जो भी करना चाहते हैं, उनको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कभी भी शॉर्टकट के उसे मत जाइए कि इतना करके कर लेंगे। सही इंस्टीट्यूट में जाइए, सही गुरु पकड़िए। शॉर्टकट तो है ही नहीं, लॉन्ग कट सोचिए कि कम से कम इतना साल हमें मेहनत करना है, जो भी गुरु बताएंगे, ये ड्यूरेशन बताएंगे गुरु, क्योंकि सही गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो वो सही गुरु के पास जाके, सही इंस्ट्रक्टर के पास जाके एक प्रॉपर समय बिताएं इस पर, और क्योंकि जब ये समय बिताएंगे तो उनके अंदर जो कला है वो रचती बसती जाएगी, वो निखरते जाएंगे, गुरु उनको गढ़ता जाएगा। तो शॉर्टकट छोड़ के एक अच्छे गुरु के पास लंबे समय तक मेहनत करनी है, ये सोच के वो पहुँचे उस जगह, तो ज़रूर अच्छे कलाकार बनेंगे। दूसरा, उनको कई तरह के प्रलोभन दिए जाएंगे जब वो कला सीख रहे होंगे ना, कि ये कर लो, वो कर लो, गुरुओं के अगेंस्ट। सबसे बड़ी बात है गुरु पे श्रद्धा। अगर गुरु पे श्रद्धा नहीं है, गुरु पे विश्वास नहीं है, अगर आप गुरु के साथ मक्कारी करेंगे, चाहे गुरु जैसा भी हो, अगर आपने गुरु बना लिया है तो आपको उनके साथ रहना है, शिष्यत्व का पालन आपको करना है, गुरु पे भरोसा करिए तो बिल्कुल ईश्वर बिल्कुल रास्ता बनाएंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे। तो मुझे लगता है कि युवाओं को बहुत धैर्य और धीरज की ज़रूरत है, कि वो बहुत धैर्य के साथ कला को समझें, सीखें, और अपने चरित्र को और कैरेक्टर को इतना स्ट्रांग रखें कि कोई उनका शोषण ना कर पाए। ठीक है, समय लगेगा, सफलता मिलना या एकदम मेन स्ट्रीम पे कलाकार बनना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करने के बाद सही दिशा पे उसको लेके जाना है। इसके लिए सबसे पहले उनको एक अच्छा गुरु चुनना होगा, गुरु के साथ श्रद्धा से रहना पड़ेगा, और प्रॉपर उतना समय उनको उस कला को सीखने में, उसको मांझने में और उसका अभ्यास करने में, अभ्यास सबसे बड़ी चीज़ है, करने में लगाना पड़ेगा। तो ज़रूर वो बहुत अच्छे कलाकार बन के रहेंगे। धन्यवाद सर, आपने इतनी सारी बातें बताई और जीवन के प्रेरक प्रसंगों के बारे में आपने बताया, हमें जीवन जीने की कला सिखाई आपने, और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये सभी के लिए जो सुनने वाले हैं। और मैं स्पेशली आपको धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूँगा कि आपने पर्सनली मुझे इंस्पायर किया, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं भी सुदर्शन जी, आपके पॉडकास्ट की टीम को, आपकी टीम में जितने भी सदस्य हैं, आपके चैनल को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये आपका ये टीम का जो काम है बहुत दिन दुनी रात चुनी तरक्की करे, और मुझे चुनने के लिए मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आप लोगों ने उस लायक समझा कि मैं कुछ बोल पाऊँ। और उम्मीद है कि जो आने वाले अपकमिंग जो पीढ़ियां हैं, जो मेरे बाद की जो पीढ़ियां हैं, ज़रूर इस चीज़ से प्रेरणा लेके आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में आए और इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपने दी हमें, और वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और जो व्यूवर्स देख रहे हैं कला के क्षेत्र में, अगर वो आगे जाने चाहते हैं तो ज़रूर ये चैनल, ये शो देखना चाहिए उनको। और आप क्या कहना चाहेंगे सर हमारे व्यूवर्स के लिए? सुदर्शन जी, पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपकी पॉडकास्टर जो चैनल है
उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इसमें इन्वॉल्व किया और इतना खूबसूरत सा सेशन मेरे साथ बिताया। और स्पेशली व्यूवर्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो चैनल है इतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, क्योंकि कला के साथ साथ अलग अलग फर्टर्निटी के लोगों का भी इसमें इंटरव्यू आने वाला है, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि सक्सेस मंत्रा और काम करने का तरीका, उनकी स्ट्रेटजीज और मेंटल जो प्लानिंग होती है काम को करने के लिए अलग अलग फर्टर्निटी, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो, या आप किसी बड़े जॉब को होल्डर करते हैं, या किसी भी चीज़ को आप सक्सेसफुली होल्ड कर रहे हैं, तो अलग अलग फर्टर्निटी के लोग इसमें आएंगे, जिससे कि आपको सारे जो मंत्राज हैं उनके आपको जानने को मिलेगा। इसलिए आप सभी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए द पॉडकास्टर यूट्यूब चैनल।